जर्मनी ओवरटेक्स जापान एज द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। हाँ, आपने सही सुना, जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है इंडिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं एंड वेलकम टू एंडियोवर प्रेप। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देते हैं। जर्मनी और जापान दोनों ही डेवलप्ड कंट्री है। इसी मैप में अगर जो ब्लू कलर की एरिया देख रहा है ये सारे डेवलप्ड कंट्री है और ये येलो है डेवलपिंग कंट्रीज और ये रेड है अंडर डेवलप और लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब दोनों कंट्री डेवलप होने के कारण क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं अपने सिटीजन को। दोनों ही इकोनॉमिक्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि कार्स होते हैं, मशीनरीज होता है, केमिकल्स, ये सारे होते हैं। दोनों ही इकोनॉमिक्स अपने ट्रेड पार्टनर्स और एलायंस के साथ कोऑपरेट करते हैं और ग्लोबल इश्यूज पर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर हम बात करें जापान की, तो जापान वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था यूएस के बाद 1960 से लेकर 2010 तक। लेकिन उसके बाद चाइना ने जापान को ओवरटेक कर लिया और अब चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अब देखो, यूएस को भी चाइना चैलेंज कर रहा है। जापान का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही तेजी से ग्रो किया था। 1970 से लेकर 1980 का अगर हम देखें तो वो बहुत ही ये जो एरिया है, इसी टाइम की बात कर रहे हैं हम। दिस टाइम इट हैज ग्रोन अ लॉट। ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें जापान की, ये रेड कलर की, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा ग्रो किया था। लेकिन 1990 में उसका जो एसेट है वो बबल बर्स्ट हो गया और उसके बाद से जापान का इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गया है और डिफ्लेशन में चला गया। जापान बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उनके सामने अब आ रहा है, लेकिन उसका पॉपुलेशन भी डिक्लाइन हो रहा है, बर्थ रेट भी बहुत लो है, जापान का जो लेबर फोर्स है वो भी काम बहुत ही कम हो रहा है और उसके पास जो स्किल्ड लेबर होता है उसका भी संख्या बहुत ही कम है। उसके साथ और एक प्रॉब्लम है कि जापान की जो करेंसी है येन, वो भी वीक होता जा रहा है। ठीक है, अब देखो, डॉलर के अगेंस्ट जो कि एक्सपोर्ट को सस्ता बना जाता है, अगर येन ज्यादा कमी हो, येन का जो प्राइस है वो अगर कम हो जाता है तो, लेकिन उसका जो इंपोर्ट है वो महंगा हो जा रहा है। अब मतलब येन ने डॉलर के खिलाफ लगभग 20% तक गिरावट देखी है 2022 और 2023 के अंदर। इसका एक बड़ा कारण है बैंक ऑफ जापान का नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, जिससे वो दूसरे बड़े बैंक से अलग है। दूसरे बड़े बैंक का जो इंटरेस्ट रेट्स है वो क्या करते हैं, वो बढ़ा देते हैं, लेकिन जापान ने, अपने सेंट्रल बैंक ने ये नहीं किया। इससे येन कम अट्रैक्टिव हो गया, तो इन्वेस्टर्स यहां पे इन्वेस्ट करने में पीछे हट गए। अब बात करते हैं वहां की वहां के प्राइम मिनिस्टर किशिदा का। उनका नाम है किशिदा। तो उनको कई स्कैंडल्स का सामना करना पड़ा था और उन्होंने अपने कैबिनेट को भी 2 बार रिशफल किया और नवंबर में उन्होंने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है जो 17 ट्रिलियन येन, जो कि लगभग 118.5 बिलियन डॉलर के आसपास का है। अब देखो, हम बात करेंगे जर्मनी की। जर्मनी की बात करते हुए हम बताएंगे कि ये यूरोप का सबसे बड़ा इकोनॉमी है और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी था जापान के बाद। अब जाके बताया जा रहा है कि जर्मनी ने ये इसको क्रॉस करके अब ये 3rd लार्जेस्ट बन चुका है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी एरिया में ये काम करता है, जर्मनी अगर अपनी इकोनॉमी रिकवर किया था 2008 से लेकर 2009 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेकिन उसके बाद से उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेसेस तो करना पड़ा, जैसे ब्रेक्सिट हो गया, यूरोप का जो डेट क्राइसिस चल रहा था, उसके साथ कोविड-19 पैंडेमिक और रशिया का यूक्रेन का इन्वेजन। ये सारी चीजों ने क्या किया, जर्मनी का करेंसी यूरो को कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा पीछे हटा दिया था। लेकिन अगर हम बात करें, जर्मनी ने रोका नहीं अपने आप को। ये क्या किया, यूरो को स्ट्रॉन्गर कर दिया डॉलर के अगेंस्ट, जो कि उसकी एक्सपोर्ट को महंगा बनाता है। अब हम बात करेंगे, जो सवाल हमारे इस पूरे सेशन में पहले मैंने आपसे पूछा कि जर्मनी ने जापान को कैसे ओवरटेक किया, तो इसका क्लीन जवाब है नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है,
नॉमिनल जीडीपी का अगर बात करें तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है कि इकोनॉमी का वो टोटल वैल्यू जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता। दूसरा होता है रियल जीडीपी, जिसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी का टोटल वैल्यू जो कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है। अब नॉमिनल जीडीपी में करेंसी एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एक कंट्री का करेंसी स्ट्रांग हो तो उसके जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ती जाएगी, और अगर एक कंट्री का करेंसी वीक हो तो उसकी नॉमिनल जीडीपी घटती जाएगी। अब रियल जीडीपी में करेंसी एक्सचेंज रेट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ आउटपुट और प्राइस का रोल होता है। तो यहां पे बात आता है जापान की इकोनॉमी कैसे स्लिप कर गया जर्मनी के सामने, उसके बारे में। देखो, जर्मनी का जो नॉमिनल जीडीपी है 2023 में वो 6.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। मतलब अगर बताए यूरो के हिसाब से वो अराउंड 4.12 ट्रिलियन 12 बोलना चाहिए, 4.12 ट्रिलियन, जो कि 4.4 ट्रिलियन डॉलर हो गया था। जापान का जो नॉमिनल जीडीपी है 2023 में वो 1.9% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन डॉलर के टर्म पे अगर देखा जाए वो सिर्फ और सिर्फ 4.2 ट्रिलियन हो गया है। यहां पे कितना था? 4.4 ट्रिलियन डॉलर, यहां पे 4.2 ट्रिलियन डॉलर। तो जर्मनी ने जापान को 0.2 ट्रिलियन से ओवरटेक कर लिया, लेकिन रियल जीडीपी में जापान अभी भी जर्मनी से बहुत आगे है, क्योंकि जापान का जो रियल जीडीपी है 2023 में 0.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और अराउंड 5.1 ट्रिलियन हो गया है। जर्मनी का जो रियल जीडीपी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं 2023 में वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही बढ़ा है। मतलब टोटल में अगर देखा जाए यहां पे जब जापान के लिए वो 5.1 ट्रिलियन डॉलर है, वही जर्मनी के लिए 4.8 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब आपको पता ही चल रहा है कि जापान जर्मनी को 0.3 ट्रिलियन डॉलर से ओवरटेक कर लिया है। तो इसका क्या मतलब है? क्या जर्मनी का इकोनॉमी जापान से अच्छा है? क्या जर्मनी का जो इकोनॉमी है वो क्या जापान को बहुत पीछे छोड़ दिया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ नॉमिनल जीडीपी का कंपैरिजन है जो कि करेंसी एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। अगर किसी भी तरह से येन स्ट्रांग हो जाए, येन स्ट्रांग होते ही यूरो वीक हो जाएगा, और अगर यूरो वीक हो जाता है तो जापान फिर से जर्मनी को ओवरटेक कर सकता है। और अगर हम रियल जीडीपी का अगर कंपैरिजन करें तो जापान तो ऑलरेडी, आपको जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी जर्मनी से आगे ही है। लेकिन ये भी सिर्फ एक नंबर है जो कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस मेजर नहीं करता। इकोनॉमी का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें और भी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पॉवर्टी रेट, इनकम इनइक्वालिटी, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारी चीज। अब इन सब फैक्टर में जापान और जर्मनी का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। क्यों? जवाब हमने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये दोनों ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा, तो भाई क्या फायदा क्या हुआ? फायदा बेसिकली पूरा के पूरा साइकोलॉजिकल है। देखो, जर्मनी को ये लग रहा है कि भाई हमारा इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे चला गया है। जापान को भी लग रहा है कि भाई हमारा तो डिक्लाइन हो रहा है, तो वी हैव टू डू बेटर। लेकिन ये सिर्फ परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि दोनों ही इकोनॉमिक्स बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही चैलेंजेस फेस करने के बाद ही यहाँ पे पहुंचा है। ये दोनों ही इकोनॉमिक्स अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्नॉलेज करते हैं और उन्हें इंप्रूव करने की डे बेसिस पे कोशिश करते रहते हैं। दोनों ही इकोनॉमिक्स अपने ट्रेड पार्टनर्स और जो एलाइज है उनके साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं और ग्लोबल इश्यूज पर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम आएंगे कि इसमें प्रॉफिट और लॉस तो समझ में आ गया, लेकिन रिलेशनशिप इसमें क्या है इंडिया के साथ। अगर हम बात करें इंडिया का इकोनॉमी का, तो अभी वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है। और जो आईएमएफ का रिपोर्ट है उसके थ्रू ये बताया गया है इंडिया का इकोनॉमी 2023 में 9.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, जो कि है टोटल 3.3 ट्रिलियन ईयरली। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बहुत ही पोटेंशियल रखता है, बहुत ही डाइवर्सिटी रखता है, और आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है उसी हिसाब से 2026 में वो जापान को भी ओवरटेक करेगा, 2027 में वो जर्मनी को भी ओवरटेक करेगा। तो इंडिया को भी अपनी इकोनॉमी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट बनाना होता है और अपने सिटीजन्स को हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है।
अब देखो, इंडिया और जर्मनी के अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की बात करें तो दोनों ही कंट्रीज में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, मतलब इन केस ऑफ जर्मनी और इन केस ऑफ जापान, इन बोथ द केस डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स और मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट करता है। अब इंडिया और जर्मनी बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इनोवेशन, एजुकेशन, ये सारे। अब इंडिया जर्मनी का अगर 2023 का बायलैटरल ट्रेड की बात किया जाए, इन्होंने 25 बिलियन जो डॉलर है उसको बढ़ाकर 30 बिलियन करने की बात सोचा है। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और वैसे सेम वे में अगर हम जापान की बात करें तो 2023 में ये बायलैटरल ट्रेड को 18 बिलियन से बढ़ाकर 25 बिलियन करने की टारगेट रखा है। इंडिया और जापान अपने इकोनॉमिक टाइज को डिपेंड करने के लिए रेगुलर डायलॉग्स और कंसल्टेशन करते हैं और ज्वाइंट इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं। तो लास्ट में ये बात बताना है कि इंडिया क्या सीख सकता है यहां से, मतलब ये जो रिलेशनशिप है जर्मनी और जापान की, यहां से इंडिया क्या कर सकते हैं। देखो, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है दोनों की सही, क्योंकि म्यूचुअली बेनिफिशियल कोऑपरेशन करना है। इंडिया को जर्मन और जापान दोनों से ही लर्न करना है वो सारे चीज के कैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाए, कैसे इनोवेशन करा जाए, कैसे स्किल्ड वर्कर्स का ट्रेन किया जाए, कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करा जाए, और सिर्फ यही नहीं, कैसे ग्लोबल चैलेंजेस को टैकल करा जाए, कैसे रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, इंटरनेशनल ऑर्डर रिफॉर्म करा जाए। ये सब मतलब ये है कि इंडिया को भी अपना इकोनॉमिक ग्रो ही करना है और अपने जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करना है और अपने अपॉर्चुनिटीज को भी सेज करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि जर्मनी ने जापान को कैसे ओवरटेक किया और इसका क्या मतलब है इंडिया के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट जरूर करें। और आपको कौन सी टॉपिक और मतलब नया कौन सी टॉपिक चाहिए वो भी कमेंट में बता दीजिए, तो हम उस पर भी अमल करेंगे। एंड्यूबर प्रेप का जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, वो अवेलेबल है, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फोन पे और उसके साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली ये बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज के समाचार यहाँ तक। आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा, सुस्त रहिएगा और सावधान रहिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।